मूवी की शुरुआत हारिम और बोंगिल से होती है। हारिम एक जानी मानी शैमन है और बोंगिल उसका असिस्टेंट। उन्हें जियंग नाम के एक अमीर कोरियन अमेरिकन ने लॉस एंजलिस बुलाया है क्योंकि उसके न्यूबॉर्न बेबी की हालत बहुत खराब है। उसे मेडिसिन और वेस्टर्न इलाज पर अब भरोसा नहीं है, इसीलिए उसने हारिम को बुलाया है ताकि ये कंफर्म हो सके कि उसके बेबी की खराब तबीयत के पीछे कोई और वजह तो नहीं। हारिम और बोंगिल सीधे एयरपोर्ट से उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां डॉक्टर्स उस बेबी का इलाज कर रहे हैं। हारिम वहां जाकर कोई रिचुअल करती है और उसे एहसास होता है कि इस सब की वजह जियंग के किसी पूर्वज की आत्मा है। अब वो जाकर जियंग से मिलती है और उसे बताती है कि रिचुअल के दौरान उसे उसके फादर और ग्रैंडफादर सेंस हुए हैं। जियंग उसे बताता है कि उसके फादर पैरालाइज्ड हैं और उसके ग्रैंडफादर की डेथ करीब 100 साल पहले हो गई थी। उनकी ग्रेव आज भी कोरिया में है। जियंग को लगता है कि कोई कर्स है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी फैमिली के एल्डर चाइल्ड को अफेक्ट करती आई है। उसके भाई ने मेंटल हॉस्पिटल में खुद को मार डाला था, फिर उसकी वाइफ का भी मिसकैरेज हो गया था और अब उसके बेटे की हालत खराब है। वो हारिम से रिक्वेस्ट करता है कि वो बस किसी तरह ये सब ठीक कर दे। अब हारिम कहती है कि ये एक ग्रेव स्कॉल है, यानी कि जियंग के ग्रैंडफादर की बॉडी गलत जगह पर दफन है। उन्हें उनकी ग्रेव से निकालकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा जिससे आत्मा को शांति मिलेगी और सब ठीक हो जाएगा। इसी प्रोसेस को एक्सह्यूमेशन कहा जाता है और ये कोरिया में काफी कॉमन प्रैक्टिस है, पर इसमें उसे अपने कुछ और साथियों की जरूरत पड़ेगी जो कि है सैंगदॉक, एक फेंग शुई मास्टर, और योंगयॉन, एक मॉर्टिशियन। सैंगदॉक को एक तरह से ग्रेव्स और नई बिल्डिंग्स के लिए बेस्ट जगह ढूंढने में महारत हासिल है। हारिम और बोंगिल उन दोनों से जाकर मिलते हैं और उन्हें जियंग के केस के बारे में बताते हैं और क्योंकि ये एक हाई पेइंग जॉब है तो सैंगदॉक और योंगयन तुरंत तैयार हो जाते हैं। वो सब अगले दिन उस जगह पहुँचते हैं जहाँ जियंग के ग्रैंडफादर की ग्रेव है। जियंग भी अमेरिका से यहाँ कोरिया आ गया है। वो ग्रेव कोरिया के बॉर्डर पर एक पहाड़ पर थी, आबादी से बहुत दूर और एकदम अलग। सैंगदॉक को उस जगह पर अजीब सी नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। उस जगह पर उसे फॉक्सेस भी दिखती हैं। फेंग शुई के मुताबिक ग्रेव वाले एरिया में फॉक्सेस का होना एक बैड ओमेन होता है। इसके पीछे का लॉजिकल रीजन ये भी है कि एंशिएंट कोरिया में डेड बॉडीज को ऐसी जगह पर दफनाया भी नहीं जाता था जहाँ फॉक्सेस हों, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी थी कि फॉक्सेस ग्रेव को खोदकर डेड बॉडीज को निकाल लेंगी। वो ये भी नोटिस करता है कि उस टूम स्टोन पर जियंग के ग्रैंडफादर का नाम नहीं था। इतने अमीर खानदान के आदमी की ग्रेव पर नाम न होना बहुत अनयूजुअल है। वो जियंग से पूछता है कि ऐसा क्यों, तो जियंग जवाब देता है कि उस वक्त ग्रेव रॉबर्स का बहुत आतंक था। उनसे बचाने के लिए उन्होंने ग्रेव पर नाम नहीं लिखा। उसके ग्रैंडफादर ने देश के लिए बहुत कुछ किया था, तो उनके सम्मान में ये ग्रेव बनवाई गई थी और किसुने नाम के एक मॉन्क ने उन्हें ये जगह सजेस्ट की थी। सैंगदॉक को उस जगह की एनर्जी बहुत रिपल्सिव लगती है, तो वो उस जगह पर एक्सह्यूमेशन करने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ की किसी भी चीज को छूने भर से बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। वो सब वापस लौट आते हैं और यहाँ बातों बातों में सैंगदॉक अपनी बेटी का जिक्र करता है जिसकी जल्द ही शादी होने वाली है। जियंग यहाँ इमोशनल होकर कहता है कि जैसे आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं वैसे ही मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज उसे बचा लें। हारिम भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वहाँ जिस भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या कर्स है उसे भटकाने के लिए वो एक्सह्यूमेशन के वक्त रिचुअल परफॉर्म करेगी जिससे सब आसानी से निपट जाएगा। अब सैंगदॉक मान जाता है। वो लोग अगले दिन फिर से उस जगह जाते हैं और हारिम रिचुअल शुरू करती है। जियंग के ग्रैंडफादर के कॉफिन को ग्रेव से खोदकर निकाल लिया जाता है। सैंगदॉक उस कॉफिन को दूसरी जगह दफनाने के लिए ले जाने लगता है और बाकी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं सिवाय उन लोगों के जो उस ग्रेव को खोदने आए थे। वो लोग भी जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक ग्रेव डिगर को उस गड्ढे में एक सांप दिखता है। वो घबरा जाता है और शवल से उसे काट डालता है, तो अचानक हम देखते हैं कि उस सांप का सर किसी फीमेल जैसा है। उसकी जोरदार चीख वहाँ गूंजती है जिसके साथ ही अचानक मौसम खराब हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ मैं बता दूं कि ये ह्यूमन हेडेड स्नेक जापानीज लेजेंड में ऐसा क्रीचर है जो पानी के आसपास रहता है और वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इन्हें न्यूरोना कहते हैं और ये लेजेंड्स के मुताबिक नदी किनारे, समुंदर किनारे रोती हुई औरत के रूप में मिलती हैं जिनके पास बेबी होता है। वो लोगों से कुछ देर के लिए बेबी को कैरी करने की रिक्वेस्ट करती हैं और अगर किसी ने उस बेबी को लिया तो वो इतना भारी हो जाता है कि इंसान हिल भी नहीं पाता और इसी मौके का फायदा उठाकर न्यूरोना उन्हें अपना शिकार बनाती है और खा जाती है। खैर अब सैंगदॉक और बाकी सबको तो पता नहीं है कि ऐसा कुछ भी उस कॉफिन के नीचे था। सैंगदॉक योंगयन से कहता है कि इतनी बारिश में बॉडी को वापस से दफना नहीं सकते, तो इसे फिलहाल मॉर्चरी ले जाओ और बाकी का काम कल करेंगे। योंगयन कॉफिन को मॉर्चरी ले आता है। इधर सैंगदॉक जिसे अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो अजीब है,
उस ग्रेव वाले माउंटेन के साथ में लगे हुए गांव में जाता है ताकि खिसुने के बारे में पूछताछ कर सके। वहाँ उसे टेम्पल में एक आदमी मिलता है। सैंगडॉक उससे पहाड़ पर जो ग्रेव है उसके बारे में पूछता है और साथ ही खिसुने नाम के मॉन्क के बारे में भी। वो आदमी कहता है कि रूमर्स है कि वो ग्रेव नॉर्थ के सबसे अमीर आदमी की ग्रेव थी। उस पर बहुत सारे लुटेरों की नजर थी, पर कभी कोई उस टूम को ओपन नहीं कर पाया। यहाँ तक कि जिसने भी उस ग्रेव से चोरी करने की कोशिश की उसकी मौत हो गई। लोगों का मानना है कि वो ग्रेव कर्स्ड है और खिसुने नाम का तो कभी कोई मॉन्क यहाँ नहीं था। यहाँ के टेम्पल में तो कोई और ही मॉन्क रहा करता था। ये सब जानकर सैंगडॉक और टेंशन में आ जाता है और हारिम को फोन लगाने लगता है। इधर मॉर्चरी का गार्ड, जिसने उस कॉफिन में छुपे हुए खजाने की कहानियाँ सुनी हुई है, उस कॉफिन को लालच में आकर खोल देता है, जिससे जियंग के ग्रैंडफादर की स्पिरिट बाहर आ जाती है। उसी वक्त हारिम और बोंगिल वहाँ आ जाते हैं। हारिम उस एनर्जी को महसूस करती है और उसी पल बेहोश हो जाती है। सैंगडॉक उसके पास हॉस्पिटल पहुँचता है। वो उन सबको बताती है कि कुछ बहुत ईविल उस कॉफिन से बाहर आया है। उधर जियंग के ग्रैंडफादर की स्पिरिट अपना बदला लेने पर उतारू है। पहले वो जियंग के मॉम डैड को मारती है और फिर जियंग को मारने निकल पड़ती है। इधर हारिम एक रिचुअल करती है ताकि जियंग के ग्रैंडफादर की स्पिरिट को बोंगिल की बॉडी में ला सके और पता लगा सके कि वो क्या चाहती है। तो वो स्पिरिट बोंगिल के अंदर आ जाती है। हारिम को पता चलता है कि वो स्पिरिट अपने पूरे खानदान को खत्म करना चाहती है। हारिम तुरंत ये बात सैंगडॉक को बताती है और उसे जियंग जिस होटल में रुका है वहाँ जाने को कहती है ताकि उसे बचाया जा सके। यहाँ जियंग अपने होटल रूम में होता है। तभी उसे सैंगडॉक का फोन आता है और वो उसे बताता है कि उसके ग्रैंडफादर की स्पिरिट आजाद हो चुकी है और उसके खानदान को खत्म करने के लिए निकल पड़ी है। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो स्पिरिट नाराज है, भूखी प्यासी है, क्योंकि उन लोगों ने उनके वेलकमिंग राइट्स नहीं किए, उन्हें रेस्पेक्ट नहीं दी, फूड ऑफर नहीं किया, ईयरली रिचुअल्स नहीं किए और वो कहीं ना जाए क्योंकि वो उसे बचाने आ रहा है। पर तभी जियंग को बाहर दरवाजे से भी सैंगडॉक की आवाज आती है जो उसे दरवाजा खोलने को कह रहा है। जियंग कंफ्यूज्ड है क्योंकि एक तरफ दरवाजे के बाहर भी सैंगडॉक उसे पुकार रहा है और फोन पर भी साइमल्टेनियसली वही बात कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? अब फोन वाला सैंगडॉक उसे बताता है कि बाहर जो दरवाजे पर है वो उसके ग्रैंडफादर की स्पिरिट है, इसीलिए वो दरवाजा ना खोले पर वो विंडो खोल सकता है। जियंग विंडो खोल देता है और यहाँ ये रिवील होता है कि दरअसल फोन वाला सैंगडॉक वो स्पिरिट थी जिसने जियंग को विंडो खोलने के लिए मैनिपुलेट किया था, क्योंकि वो स्पिरिट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किसी भी फिजिकल बैरियर को पार कर सके। असली सैंगडॉक तो बाहर है। वो होटल स्टाफ की मदद से दरवाजा खुलवा कर अंदर आता है, पर अब तक जियंग के ग्रैंडफादर की स्पिरिट उस पर कब्जा कर चुकी थी। इससे पहले कि सैंगडॉक कुछ कर पाता, ग्रैंडफादर की स्पिरिट जियंग को भी मार देती है। पर मरने से पहले जियंग एक अजीब बात कहता है कि एक फॉक्स ने एक टाइगर की रीढ़ की हड्डी चीर दी है, उसे स्टैब किया है। सैंगडॉक को कुछ समझ नहीं आता। वो हारिम को फोन करके सब बताता है और कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द जियंग के ग्रैंडफादर के रिमेन्स को जलाना होगा, क्योंकि अब उसे दफनाने का यानी एक्सह्यूमेशन का कोई मतलब नहीं है। आत्मा हड्डियों से जुड़ी होती है और उन्हें जलाकर आत्मा को मुक्त करना ही इकलौता सोल्यूशन है। अब पर उसके लिए उन्हें जियंग की बुआ से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसके फादर हैं और अब उस ब्लड लाइन में वही बची है। बुआ भी इस बात की परमिशन दे देती है क्योंकि उस ब्लड लाइन के आखिरी वारिस को बचाना था। उधर हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर की स्पिरिट उस नन्हे बच्चे को भी हार्म करने वाली होती है, पर तभी हारिम और बोंगिल उस कॉफिन को जला देते हैं। ग्रैंडफादर की स्पिरिट मुक्त हो जाती है, बेबी की जान बच जाती है और सब चैन की सांस लेते हैं। पर कुछ समय बाद सैंगडॉक को एक ग्रेव डिगर के बारे में पता चलता है जो जियंग के ग्रैंडफादर की ग्रेव खोदने आया था। उसकी तबीयत बहुत खराब थी तो सैंगडॉक उससे मिलने जाता है। हम देखते हैं कि ये वही वर्कर है जिसने उस न्यूरोन्ना को काटा था। वो सैंगडॉक को उस अजीब से सांप के बारे में बताता है और कहता है कि उसे तब से ही अजीब अजीब से विजन्स आ रहे हैं। उसे लगता है कि वो पागल हो रहा है। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए सैंगडॉक फिर से उस जगह जाता है तो वहाँ उसे उसी न्यूरोन्ना का सर मिलता है। अब वो उस जगह पर और ज्यादा खोदने लगता है तो उसे इस बार वहाँ एक और कॉफिन मिलता है और वो नॉर्मल साइज से कहीं ज्यादा लंबा था। उसे चेन से सील किया हुआ था और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि वर्टिकली गड़ा था। सैंगडॉक हारिम और बाकी सबको वहाँ बुला लेता है। वो भी हैरान है कि ये कॉफिन जियंग के ग्रैंडफादर की ग्रेव के नीचे वर्टिकली क्यों खड़ा किया गया था। हारिम को महसूस होता है कि जियंग के पूर्वज की स्पिरिट के अलावा भी वहाँ कुछ है, कुछ और भी ज्यादा इविल। सैंगडॉक को लगता है कि अगर उस कॉफिन को वहीं वैसे का वैसे छोड़ दिया तो कहीं कुछ डिजास्टर ना हो जाए, पर क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी तो वो लोग कॉफिन लेकर उसी टेम्पल में जाकर शेल्टर लेते हैं जहाँ पर सैंगडॉक ने जाकर जियंग के ग्रैंडफादर के बारे में पूछताछ की थी। हारिम उस कॉफिन के आसपास राइस और हॉर्स ब्लड से बाउंड्री बना देती है
ताकि वो इविल स्पिरिट बाउंड्री से बाहर ना आ सके। अब सैनडॉग जियंग की बुआ को फोन करता है और उससे सब कुछ साफ साफ बताने को कहता है कि आखिर उन्होंने अपने फादर को दफनाने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी। उस मॉन्क किसुने ने भला ऐसी जगह क्यों सजेस्ट की। अब जियंग की बुआ ये खुलासा करती है कि उसके फादर ने देश से गद्दारी की थी जब जापानीज कॉलोनाइजर्स 1910 से 1945 के बीच कोरियन पेनिनसुला पर कब्जा कर रहे थे। तब उसके फादर ने जापानीज से हाथ मिला लिया था, जिसकी उन्हें बहुत अच्छी कीमत भी मिली और इसी वजह से उनकी फैमिली इतनी अमीर है। और वो मॉन्क किसुने कोई कोरियन नहीं बल्कि जापानीज था, पर उसने उसके फादर को जापान के प्रति लॉयल्टी दिखाने के बावजूद ऐसी सुनसान जगह जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर है, वहाँ उन्हें क्यों दफन करवाया ये उसे भी नहीं पता। वो रॉयल फैमिली से थे और उसे कोई आइडिया नहीं था कि उस कॉफिन के नीचे भी कोई कॉफिन था। फिर सब लोग फाइनली सोने चले जाते हैं, इस बात से अनजान कि असली खतरे का सामना तो वो अब करने वाले हैं। देर रात उस टेम्पल के आदमी को बैंड से कुछ शोर सुनाई देता है तो वो चेक करने उस ओर जाता है। इधर बोंगिल अपनी बॉडी पर कुछ प्रेशर महसूस करता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि वही टेम्पल वाला आदमी जख्मी हालत में उसके ऊपर है, तो वो कोई स्पेल पढ़ने लगता है और वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अब बोंगिल को भी बैंड की तरफ से कुछ आवाज आती है। वो वहाँ जाता है तो देखता है कि करीब 7 फुट लंबा और डरावना फिगर उस टेम्पल वाले आदमी को फाड़कर खा रहा है। वो शॉक रह जाता है और तुरंत हारिम को ये बताने जाता है। यहाँ हारिम अपनी कार में होती है और अपनी लेट दादी की स्पिरिट से गाइडेंस मांग रही होती है। वो अपने जमाने की बहुत बड़ी शैमन थी। बोंगिल उसे बुलाने आता है तो दादी की स्पिरिट उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो उस असली खतरे को भांप गई थी, लेकिन फिर भी हारिम बोंगिल के साथ चली जाती है। वो दोनों उस कॉफिन को चेक करते हैं जो अब ओपन है और ऊपर की छत में भी होल है, यानी कि उस कॉफिन के अंदर की स्पिरिट हारिम के बनाए बैरियर को पार नहीं कर सकती थी, इसीलिए छत तोड़कर निकल गई। यहाँ उन्हें एक हेलमेट मिलता है जो कि एक सैमुराई जनरल का था, यानी कि उस कॉफिन में कोई जापानीज जनरल दफन था। हारिम बोंगिल से सैनडॉग और योंगिन को जगाने को कहती है तो बोंगिल चला जाता है। कुछ ही पलों बाद वहाँ हारिम उस इविल स्पिरिट को दरवाजे के बाहर देखती है। वो स्पिरिट उससे जापानीज में खाने के लिए स्वीट फिश और मेलन मांगती है। हारिम यहाँ उसकी सबॉर्डिनेट होने का नाटक करती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसके पास अभी कुछ नहीं है, पर अब तक जनरल की स्पिरिट समझ जाती है कि वो कोई इंसान है तो वो उस पर हमला कर देती है। बोंगिल उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और एक आयरन रॉड से जनरल को स्टैब करता है, पर जनरल पर उसका कोई असर नहीं होता। उल्टे वो बोंगिल को पेट फाड़कर साइड में फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब जनरल हारिम की ओर फिर से बढ़ता है, पर तभी उसे उसके पीछे एक छोटा सा जापानीज टेम्पल दिखाई देता है और मुर्गी की बांग भी सुनाई देती है, यानी कि सुबह हो गई है। वो अचानक अपने हाथ जोड़ता है और एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। यहाँ ये दिखाया गया है कि वो स्पिरिट एक फायर एलिमेंट है और क्योंकि वो जनरल जापानीज था तो टेम्पल को देखकर हाथ जोड़ना ये बताता है कि उसकी भी जापानीज रिलीजन जिसे ताओइज्म कहा जाता है उसमें आस्था है। इसी बीच सैनडॉग और योंगिन भी वहाँ आ जाते हैं और ये सब देखकर वो भी हैरान है। वो आग का गोला वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। वो सब बोंगिल को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ उसका इलाज शुरू हो जाता है। सैनडॉग फिर से टेम्पल जाता है ताकि पता लगा सके कि वो स्पिरिट किसकी है। वो वहाँ थोड़ा सर्च करता है क्योंकि उस टेम्पल के आदमी ने उसे बताया था कि ग्रेव रॉबर्स का कुछ सामान टेम्पल के वेयर हाउस में रखा हुआ है। वहाँ उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और ग्रेव रॉबर्स की एक फोटो मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो असल में ग्रेव रॉबर्स नहीं ग्रेव डिगर्स थे और ताओइज्म को फॉलो करते थे, जिसमें ऐसा माना जाता है कि कुछ चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, जैसे यिन एंड यांग, आग और पानी, मेटल और वुड वगैरह वगैरह। अब सैनडॉग वापस उस टूम वाली जगह जाता है ताकि कुछ और क्लूज मिल सके। इधर हारिम ने हॉस्पिटल में अपनी बहनों को बुलाया है क्योंकि बोंगिल की ये हालत उस जनरल की स्पिरिट की वजह से है, तो वो उसकी स्पिरिट को बोंगिल की बॉडी में समन करने का सोचती है। तो इस समनिंग रिचुअल के लिए उसे उसकी बहनें जो उसकी ही तरह शैमन है उनकी मदद चाहिए। वो तीनों रिचुअल करती हैं तो जनरल की स्पिरिट बोंगिल पर आ जाती है। हारिम पूछती है कि वो कौन है और क्या चाहता है। वो स्पिरिट बताती है कि वो एक जापानीज वॉर सोल्जर था और एम्परर के अंडर काम करता था। उसे अपनी सोल के लिए नया वेसल चाहिए जिससे वो फिर से जिंदा हो जाएगा और उस चीज को प्रोटेक्ट कर पाएगा जो उसे सौंपी गई थी। उधर सैनडॉग जो उस ग्रेव वाली जगह पर खुदाई कर रहा था, वहाँ उस इविल स्पिरिट की बॉडी देखकर शॉक रह जाता है। भला उस कॉफिन की बॉडी इस जगह पर वापस कैसे आई? तो दरअसल उस ग्रेव स्टोन पर जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे वो उस बॉडी को उसी जगह से बांधने के लिए लिखे गए थे। कॉफिन के खुलने से वो स्पिरिट आजाद तो हो गई और रात में वो स्पिरिट उस बॉडी में कहीं भी आ जा सकती थी,
पर वो अभी भी दिन में इतनी पावरफुल नहीं है, इसीलिए उसे सुबह होते ही वापस इस ग्रेव वाली जगह पर आना होगा। इसीलिए जब उसने टेम्पल में हारिम पर हमला किया था तो आग के गोले में तब्दील होकर वापस अपनी जगह पर आ गया था, क्योंकि उस वक्त तक सुबह हो गई थी। सैंगडॉक और बाकी सब फिर से टेम्पल आ जाते हैं और सैंगडॉक फिर से उन ग्रेव रॉबर्स का डॉक्यूमेंट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सदियों पहले वो लोग उस ग्रेव को रॉब करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वो लोग तो नेशनल पर्पस को पूरा कर रहे थे और देश के लिए काम कर रहे थे। दरअसल कोरिया में फेंग शुई की बहुत मान्यता है और इसका इस्तेमाल कॉलोनाइजेशन एरा में कुछ भूवैज्ञानिक भी करते थे जापानीज के खिलाफ। उनका ये मानना है कि जापानीज ने भी इसका इस्तेमाल कॉलोनाइजेशन के वक्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि जापानीज ने उस फेंग शुई एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए कोरियन जमीन में आयरन स्टेक्स गाड़ दिए, जिसे कोरिया के नेशनल स्पिरिट का दिल माना जाता है। उनका मकसद इसके थ्रू कोरिया को कमजोर करना था और कोरिया की गवर्नमेंट भी उन लोगों की मदद करती थी जो उन आयरन स्टेक्स को ढूंढते थे। इसका मतलब कि वो ग्रेव रॉबर्स कोई खजाना नहीं बल्कि उन्हीं आयरन स्टेक्स को ढूंढा करते थे और वो अपने आप को आयरन ब्लड अलायंस कहते थे। अब सैंगडॉक को अचानक याद आता है कि जियंग ने मरने से पहले कहा था कि एक फॉक्स ने टाइगर की रीढ़ की हड्डी चीर दी है, और अब सैंगडॉक को समझ आता है कि टाइगर रिप्रेजेंट करता है कोरियन पेनिनसुला के मैप को और फॉक्स रिप्रेजेंट करता है कित्सुने को, क्योंकि वो जापानीज था, एक तरह से जापानीज कित्सुने का रिप्रेजेंटेटिव। जापानीज फोक लेजेंड्स में कित्सुने पावरफुल सुपरनैचुरल फॉक्सेस होती हैं। इन शॉर्ट कित्सुने एक इविल फॉक्स स्पिरिट था जिसने उस जापानीज सैमुराई जनरल को एक इविल स्पिरिट बना दिया और ग्रेव स्टोन पर कोऑर्डिनेशंस लिख के उसे उस जगह से बांध दिया, और फिर उसने जियंग के ग्रैंडफादर के कॉफिन को उस जनरल के कॉफिन के ऊपर दफन करवाया ताकि उस जनरल के कॉफिन को हमेशा राज रखा जा सके। उन आयरन स्टेक्स का एक पीस उसी जगह छुपाया गया और जियंग के ग्रैंडफादर का कॉफिन सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए था ताकि कोई उसके नीचे ना देखे और उस आयरन स्टेक को खोजने से रोका जा सके। उस ग्रेव की एग्जैक्ट लोकेशन वही टाइगर की रीढ़ की हड्डी वाली जगह थी और उस जगह पर आयरन स्टेक्स को गाड़कर उस जगह का, वहाँ की फेंग शुई एनर्जी का बैलेंस बिगाड़ दिया, फेंग शुई एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया और कोरिया को दो हिस्सों में डिवाइड करके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बना दिया। इसीलिए वो जगह वहाँ का बॉर्डर है। और हमने देखा था कि जनरल का कॉफिन वर्टिकल शेप में गड़ा था, न कि बाकी किसी कॉफिन की तरह हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक तरह से वो एक स्टेक की तरह ही कोरिया की जमीन पर गड़ा हुआ था। वो ग्रेव रॉबर्स जो असल में नेशनल पैट्रियट्स थे बाकी स्टेक्स को ढूंढने में कामयाब रहे। उन्हें उम्मीद थी कि इससे कोरिया की जमीन की एनर्जी फिर से ठीक हो जाएगी, पर उन्हें एक स्टेक कभी नहीं मिला और वही स्टेक उस जगह दफन है जहाँ घिसोने ने जनरल और जियंग के ग्रैंडफादर की ग्रेव बनवाई थी। और जिसने भी इस वाले स्टेक को ढूंढने की कोशिश की थी वो उस टेम्पल वाले आदमी की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मारा गया था, यानी कि जनरल ने ही उन्हें मारा था और वो इसी स्टेक को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था। सैंगडॉक कहता है कि कहीं न कहीं उन्हीं लोगों की वजह से ये डीमन आजाद हुआ है और इसे रोकने के लिए उन्हें उस आयरन स्टेक को ढूंढना होगा। हारिम जानती है कि ऐसा करना सीधा मौत के मुंह में जाना होगा, पर बोंगिल की बॉडी के ऊपर वो डीमन कब्जा न कर ले, उसे या किसी और को अपना वेसल न बना ले, इसलिए उन्हें ये काम करना ही होगा। तभी अचानक बोंगिल को कन्वल्शंस होने लगते हैं और डॉक्टर्स उसे इंटरनल ट्रीटमेंट देने लगते हैं। इस दौरान हारिम बोंगिल की बॉडी पर टैटूज देखती है जो कि प्रोटेक्टिव इंस्क्रिप्शंस थे। वो नोटिस करती है कि वो डीमन बोंगिल को सिर्फ उस जगह हार्म कर पाया जहाँ वो इंस्क्रिप्शंस नहीं थे, तो अब वो लोग भी अपनी बॉडी पर उन इंस्क्रिप्शंस के टेम्परेरी टैटूज बनाकर उस जगह जाते हैं जहाँ उस जनरल की ग्रेव थी ताकि वो उन्हें हार्म न कर सके। वो वहाँ उस डीमन को लूर करने के लिए स्वीट फिश बिखेर देते हैं क्योंकि वो उसकी मनपसंद थी, और फिर वो इंतजार करते हैं रात होने का और उस इविल स्पिरिट के जागने का। प्लान ये था कि हारिम उस इविल स्पिरिट को डिस्ट्रैक्ट करेगी और इस बीच सैंगडॉक और योंगिन उस आयरन स्टेक को ढूंढेंगे। डीमन आता है और जब फिश खाते खाते थोड़ी दूर चला जाता है तो हारिम उससे जापानीज में बात करके उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो उस हिल की गार्डियन स्पिरिट है। जनरल कहता है कि ये एक वॉर है। हारिम कहती है कि तुम्हें लगता है कि वॉर अभी भी चल रही है, पर वॉर खत्म हो चुकी है, तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अब वो डीमन गुस्से में कहता है कि वो सिर्फ अपने एम्परर के ऑर्डर्स मानता है। इधर सैंगडॉक और योंगिन को कहीं भी वो स्टेक नहीं मिलता और वक्त बीतता जा रहा है। हारिम कब तक उस डीमन को डिस्ट्रैक्ट करती। आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि हारिम उसे उल्लू बना रही है। वो उस पर हमला कर देता है, पर तभी हारिम की दादी की आत्मा वहाँ आ जाती है उसे बचाने के लिए। उसे देखकर डीमन अपने आप बैक आउट कर जाता है क्योंकि हारिम की दादी बहुत पावरफुल शैमन थी, उनकी स्पिरिट भी बहुत पावरफुल है। हारिम और उसकी बहनों को ये शैमन की स्किल्स उन्हीं से मिली हैं।
एक तरह से खानदानी। और क्योंकि हारिम की दादी की स्पिरिट एक नेटिव स्पिरिट थी और डीमन की स्पिरिट उस जमीन पर फॉरेन स्पिरिट थी, तो एक सुपीरियोरिटी और सीनियोरिटी के सेंस के चलते भी वो डीमन पीछे हट गया। हारिम इस मौके का फायदा उठाती है और भागकर सैंडॉक और योंगिन के पास पहुंचती है। वो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला इस बीच। तभी वो डीमन फिर से फायर बॉल बनकर ग्रेव पर वापस आ जाता है और सैंडॉक पर हमला करता है। उसे बचाने के लिए हारिम और योंगिन उस डीमन पर हॉर्स ब्लड डाल देते हैं, पर उसका डीमन पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वो हारिम और योंगिन को चोक करने लगता है। इसी मोमेंट में सैंडॉक को कुछ विजन्स आते हैं, जिसमें खिसुने, जो अब इस जगह पर फॉक्स के रूप में रहता है, यानी कि जो फॉक्स सैंडॉक ने फर्स्ट टाइम उस जगह पर नोटिस की थी, वो खिसुने ही था, जो कि एक पावरफुल शैमन भी था। कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं था। वो जानता था कि कोरिया की जमीन की एनर्जी और डेवलपमेंट को रोकने वाली स्टेक्स को ढूंढने की कोशिश होगी, पर अगर एक भी स्टेक छुपी रही तो कोरिया की प्रोग्रेस में वो हमेशा रुकावट डालेगी। तो इसीलिए उसने उस जनरल, जिसने उस वॉर में 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स को मारा था, उसकी बॉडी को उस आखिरी आयरन स्टेक के लिए वेसल की तरह इस्तेमाल किया और उस आयरन स्टेक को आग में फॉर्ज करके एक कटाना बना दिया और उसे जनरल की बॉडी में स्टिच कर दिया। तो इस वाली स्पेसिफिक जगह के लिए वो जनरल खुद ही आयरन स्टेक था और उसके कॉफिन को वर्टिकली दफनाया गया था, जैसे कि वहाँ की जमीन को स्टैप किया गया हो, और उसी के ऊपर जियंग के ग्रैंडफादर का कॉफिन था ताकि कोई उस तक पहुँच ना पाए। जियंग का ग्रैंडफादर रॉयल फैमिली से था, तो पहली बात तो कोई उसकी ग्रेव को खोदने की हिम्मत नहीं करता, और अगर करता तो जनरली उस कॉफिन के और नीचे नहीं खोदता। अब जैसा कि सैंडॉक को पता था कि ताओइज्म, जिसमें जापान के लोगों की आस्था होती है, उसमें ऑपोजिट को मिलाने पर वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। उस जनरल डीमन का एलिमेंट आग और मेटल थे। आग का काट है पानी और मेटल का वुड। तो सैंडॉक पास पड़ी एक लकड़ी पर अपना खून लगाकर उसे जनरल के अंदर घोंप देता है। इसी के साथ वो जनरल और स्टेक दोनों खत्म हो जाते हैं। ताओइज्म में वाटर, एयर, फायर, अर्थ और मेटल को 5 एलिमेंट्स यानी पंचभूत माना जाता है। उस जगह पर जब न्योरोन्ना को मारा गया, जो कि वाटर का सिंबल थी, तो उन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस बिगड़ गया और जनरल जाग गया। इसी वजह से उस ग्रेव डिगर को अजीब सपने हॉन्ट करने लगे थे। एक सवाल ये भी है कि न्योरोन्ना वहाँ कैसे आई, तो मुझे लगता है कि उसे भी उस खिसूने ने ही वहाँ प्लेस किया होगा अपनी शैमन पावर से, ताकि वो 5 एलिमेंट्स को कंप्लीट कर सके। और साथ ही न्योरोन्ना भी उस ग्रेव की रक्षक होगी, जैसे हमारे यहाँ माना जाता है पुराने खजानों की रक्षा सांप करते हैं, ठीक उसी तरह। तो फाइनली वो लोग जो उन आयरन स्टेक्स को ढूंढते ढूंढते देश के लिए शहीद हो गए, उनका काम सैंडॉक और उसकी टीम ने कर दिया। फिर हम देखते हैं कि बोंगिल की हालत पहले से बहुत बेहतर है और सैंडॉक भी हॉस्पिटल में अच्छे से रिकवर कर रहा है। आखिर में हम उन सबको सैंडॉक की बेटी की शादी में शामिल होते देखते हैं। वो लोग खुशी खुशी ग्रुप फोटो लेते हैं और इसी हैप्पी नोट पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।